अरसे बाद आपको नमस्कार। मैं संत समीर बहुत समय बाद आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ वीडियो के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, बताओ। तो इतने समय से आप इतना कहाँ थे और इतने लंबे समय बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं, इतना लंबा गैप कैसे हुआ? मेरी श्रीमती जी पीछे से टोक रही हैं कि आखिर साल डेढ़ साल बाद मैं एक बार फिर से क्यों वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। तो इसकी एक छोटी सी वजह है। वजह यह है कि महामारी के समय में जो लोग भी मुझसे जुड़े रहे उनको पता है कि मैंने दिन रात कोशिश की काम करने की, उससे काफ़ी लोगों की जान भी बची, मदद मिली लोगों को। तमाम लोगों ने ये भी कहा था कि मैं वीडियो के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपनी बात कहूँ ताकि चीज़ों की सच्चाई सामने आए। तो मैंने अपने तरीके से बात भी की, लोगों को उससे भी काफ़ी सहूलियत हुई। लेकिन उस दौरान चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि वीडियो रोक दिए गए, चैनल बंद करने जैसी स्थिति हो गई। तो मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मुझे शांत हो जाना चाहिए। वैसे भी बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अभ्यास मेरा अच्छा रहा नहीं है, तो मैंने शांति धारण कर ली। लेकिन इतने दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे बात करनी चाहिए। और जो मुद्दा चल रहा है अजब प्रेम की गजब कहानी का, ये पूरा एपिसोड अभी भी छिटपुट चल ही रहा है, सचिन सीमा हैदर की प्रेम कहानी की। तो ये प्रेम कहानी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय मुझे लगा नहीं कि होना चाहिए, लेकिन ये हो गया। और हो जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। ये प्रेम का मसला मुझे उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये भारतीय मीडिया से जुड़ा हुआ मसला हो गया है। और भारतीय मीडिया का असली चेहरा क्या है उसको पहचानने का, उसकी शिनाख्त करने का समय मुझे महसूस हो रहा है। इस नाते मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि इतने तरह के भ्रम फैलाए गए हैं जानबूझकर। हम ऊपर ऊपर से खबरें देख लेते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं, चैनलों पर चलती हुई पट्टियां देख लेते हैं, तो उसी से हमको लगता है कि शायद यही सही खबर है। और जो शातिर लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि जनता ऊपर ऊपर से देखकर सच मान लेती है, तो उसका फ़ायदा उठाकर टीआरपी बढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये है कि देखिए, खबरें जो हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ी हों जिनमें किसी की जान जाने का खतरा ना हो, किसी के प्राण पर खतरा ना हो, तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी अनाप शनाप चला लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कुछ वाद विवाद हो के चीज़ें शांत हो जाती हैं। किसी ने 2 एकड़ कब्जाया हुआ हो, किसी चैनल ने चला दिया कि 200 एकड़ कब्जा कर लिया, 1000 एकड़ कब्जा कर लिया, तो चलो थोड़ी देर के लिए उसमें किसी की जान जाने का खतरा नहीं, विवाद का विषय जरूर। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ जीवन का सवाल है, जीने मरने का सवाल है। यहाँ अगर गलत खबर फैलाकर पूरे देश का माहौल ख़राब करके एक सही आदमी कल को वो सही निकले और पूरे देश में माहौल गलत बना दिया जाए, कहीं भीड़ उसको बीच रास्ते में पा जाए और मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाए वो महिला, तो कोई आश्चर्य नहीं। या लोग इतने खिलाफ हो जाएं कि सरकारों पर भी कई बार असर पड़ जाता है। निशा शर्मा के मामले में हमने देखा था 2009 में क्या हुआ था कि उस महिला को बिल्कुल हीरोइन जैसा बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक दिए जाने लगे। और 10 साल बाद पता चला कि जो बेचारा फंसा उसमें वो निर्दोष था और इसने अपनी पुरानी शादी को छुपाने के लिए आरोप जो है वो मढ़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और मीडिया की वजह से होगा। तो मीडिया अगर संयमित नहीं है, अगर वो सही तरीके से कवर नहीं करता है, तो ये देश के लिए, समाज के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। तो ये दरअसल मैंने महसूस किया कि इस पूरे मामले में क्या हुआ, जिसके नाते मुझे बात करने की ज़रूरत पड़ी। और उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ। मैंने कुछ नोट किया कि जो थंबनेल इस दौरान चले हैं चैनलों पर, वो आप देखिए कि किस तरह के हैं। देखिए, ये है थंबनेल इस तरह के लगाए गए, शीर्षक इस तरह के लगाए गए, पाकिस्तान भागती सीमा, बॉर्डर से लाइव, सीमा दे रही है धमकी, लाई डिटेक्टर में सीमा ने कबूला राज, सचिन को बुलाया गया था पाकिस्तान, सचिन ने सीमा को दिया तलाक तलाक तलाक, पाकिस्तान की जासूस निकली सीमा, सीमा हैदर की खुली कुंडली हुई फरार, कैमरे पर रो रो कर बोल दिया मैं जासूस हूँ, सीमा का सचिन को बड़ा धोखा, पाक पहचान ने खोले राज, सीमा के आईएसआई से गहरे लिंक, अब होगी फांसी की सजा। आप ज़रा सोचिए, जिस तरह की चीज़ें लगाई गई,
खबर वह है ही नहीं, मतलब बेसिर पैर की बातें। और आम आदमी क्या, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि पूरी खबर को ध्यान से गहरे तक देखे, वो केवल हेडिंग पढ़ लेता है। प्रिंट मीडिया में फिर भी थोड़ा गनीमत था, जो अखबार थे उनमें उन्होंने थोड़ा संयम दिखाया, कम से कम जांच परख करके कुछ खबरें दी। हालांकि उनमें भी झूठी खबरें चली हैं, क्योंकि दिन रात वो भी चैनल देख देख के अब खबरें बनाने लगे हैं। लेकिन चैनलों पर तो हद हो गई। कुछ लोगों ने अच्छी रिपोर्टिंग की है, वो तारीफ के काबिल है। जैसे मैं तो नाम भी लेना चाहूँ, नाम खैर नहीं लेना चाहिए किसी का, बहुत सारे लोग अच्छे रहे होंगे। यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी खबरें की और बहुत संयमित ढंग से सम्मान के साथ जो सच है उसके पक्ष में खड़े होकर बात की। इसी तरह से चैनलों ने भी तमाम किया, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ आए तो मैं कम से कम 2-4 नाम ले सकता हूं, जैसे सुधीर चौधरी। अब बाकी चीज़ों में क्या करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस मामले पर, सीमा हैदर के मामले पर बहुत इज्जत के साथ एक बड़ा पत्रकार और पूरा सम्मान देते हुए एक महिला से जो बात पूछी जानी चाहिए उस तरह से बात कर रहा है, वो कोई गलत खबर नहीं फैला रहा है। इसी तरह से शम्स ताहिर खान, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की। A to Z का एक पत्रकार मैंने उनको देखा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर किया। इसी तरह से न्यूज़ 18 इंडिया का एक सिंधी पत्रकार हैं, कोई सज्जन, नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से, बल्कि सीमा से उन्होंने अचानक सिंधी में बात की, तब उसको पता चला ये सिंधी है, तो उसको भी बड़ी खुशी में उसने लंबे समय तक सिंधी में बात की, वरना लोग जान भी ना पाते कि वो सिंधी भी उसको आती है कि नहीं आती है। तो इस तरह से कई लोगों ने बहुत शानदार किया है, उन्हीं की वजह से ये थोड़ी सी सफाई हुई है कि मामला क्या हो सकता है। लेकिन बाकियों ने जैसे तय कर लिया था कि इनको तो किसी भी तरह से इस महिला को जासूस घोषित करना है और सजा दिलवा देनी है, इस तरह की चीज़ें, और जिनका सिर पैर नहीं, इस तरह की चीज़ें फैलाई गई। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। मुझे प्रेम मोहब्बत से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये जीवन का सवाल है। और एक महिला जाने क्या सोचकर इतनी दूर से, इतनी हिम्मत के साथ एक कैद खाने जैसे समाज से निकलकर भारत में आने की कोशिश करती है और आती है यहाँ तक अपने 4 बच्चों को लेकर, तो कहीं उसके मन की जो संवेदना है, क्या हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? उसको हम नहीं समझना चाहेंगे। केवल बस एक सुर से ये जासूस है, जासूस है, जासूस है, सजा दो, फांसी दो, इसको बाहर फेंको, इस तरह से असल में इससे ये भी मुझे समझ में आया कि हम भारत के लोगों में भारतीयता बहुत हद तक छीज गई है, कमज़ोर हो गई। यह देश दुश्मन भी विनम्र होकर दरवाजे आ जाए तो हम उसको देवता बना लेते हैं, वह देश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आजकल के दुश्मनों को आप देवता बना लीजिए, लेकिन नहीं, अगर चीज़ें हैं, हमारी सभ्यता जिसके नाते महान बनी है, उसको तो हमको समझना चाहिए। हम दूसरे देश नहीं हो सकते। हम महान या विश्वगुरु बनने की तरफ अगर चलना चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं की वजह से बन सकते हैं। तो इस नाते सच्चाई को समझकर, अगर वो महिला गलत है तो भरपूर सज़ा, लेकिन अगर सही है तो उसको सही सम्मान भी मिलना चाहिए। और भारत की बेटी कहने में मुझे, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूँ कि गलत है तो सज़ा, सही है तो सम्मान। इस बुनियाद के साथ इस पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। और इस नाते भी मुझे लगा कि बात करनी चाहिए कि मैंने बहुत दुखी होकर एक पत्र लिखा, खुला खत है, एक असहाय स्त्री की खातिर देश की जनता के नाम। ये मैंने खुला खत लिखा, काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा। कहाँ तक गया मुझे नहीं पता है, मालूम नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक गया कि नहीं गया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि अगर ये खत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए किसी तरह से, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ों को दूसरे ढंग से सोचेंगे। और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि कई सारे लोगों ने मुझे लिखा, संदेश भेजा, और कल की रात 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जो एक बहुत बड़े फिल्मकार हैं, जिनको हम चाणक्य के रूप में, चाणक्य फेम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, पिंजर जैसी महान फिल्म के निर्देशक के तौर पर हम जानते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। Z+ उनकी फिल्म है मोहल्ला 80, सन्नी देओल की जो उनकी शानदार फिल्म थी, और अभी हाल उन्होंने पृथ्वीराज जो बनाई थी, वो तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन एक बड़े फिल्मकार, उन्होंने वो खत पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन किया और आधे घंटे हमारी उनकी बात हुई, कई सारी चीज़ों पर बात हुई। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें कैसे फैलाई गई हैं और उनके पीछे का सच क्या है।
इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम दरअसल अपने समाज का, अपने देश का नुकसान करेंगे और सत्ता को कहीं गलत दिशा में ले जाकर गलत फैसले दिलवा देंगे। ये चैनलों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। मैंने इसी भावना के साथ, मेरा किसी से नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन मेरी कहने की जो स्थिति इसी नाते मुझे लगता है कि बन रही है कि चैनलों को, और मैं मीडिया का ही आदमी रहा हूँ, और इस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा संयम के साथ। और भारतीय मीडिया ने तो इस मसले पर ऐसा कुछ दिखा दिया कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया भी इतना गलीज स्तर की पत्रकारिता नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है। अब इसमें चीज़ों को कैसे समझने की ज़रूरत है। कुछ बातें शायद साफ हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगा कि कम से कम ये चीज़ें कम मेरे लोगों को, जो मुझसे संपर्क में रहते हैं, उन कुछ लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं जानता हूँ कि बात शांत हो गई है, अब कोई वीडियो वायरल होने की स्थिति नहीं है। जो चीज़ें जिनको करना था, टीआरपी लेनी थी, व्यू लेने थे, वो बहुत पहले से लोग बनाते रहे। मुझे ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन चीज़ें शांत होने के बाद मैं ये कह रहा हूँ। तो इसलिए कि कल ही मैं एक ऑटो रिक्शा में जा रहा था तो 2-3 लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो एक बार बार कह रहा था कि साहब 6 पासपोर्ट कैसे किसी के पास हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो कोई जासूस है, कुछ न कुछ साजिश है। किसी ने आधार कार्ड की भी बात कर दी, किसी ने और बातें कर दी। वो सारी बातें वे लोग कर रहे थे जिन पर बातें साफ हो चुकी हैं, कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसकी वजह यह है कि आम आदमी केवल हेडिंग देखकर मान लेता है कि यही खबर सच है। तो इस नाते मुझे लगा सफाई की जरूरत है। तो पहले ही जैसे मान लीजिए आप बात करें, तो मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ कि जैसे ये कहा गया कि 5वीं पास एक लड़की पाकिस्तान में रहते हुए इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अच्छी हिंदी बोल लेना, इसका मतलब ये है कि इसको कहीं से ट्रेंड किया गया है, भारतीय समाज में लाके प्लांट करने। अब यहाँ समझने की बात है। इससे मैंने ये अनुमान लगाया कि हमारे देश के लोगों को, हम जो हिंदी वाले लोग हैं, उनको भी हिंदी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। चैनलों ने जो शोर मचाया, इसका मतलब चैनल के एंकरों को, उनके रिपोर्टरों को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई, ये बताया नहीं गया कि हिंदी वास्तव में क्या है। दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी के 26 अक्षर अनपढ़ आदमी भी जानता है। उससे पूछ लीजिए अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, सब बता देंगे 26। और इन पढ़े लिखे लोगों को, पीएचडी धारकों को से कई बार पूछ लीजिए कि हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो सन्नाटा खिंच जाता है। इसका मतलब हमको बुनियादी बातें भी अपनी भाषा के बारे में नहीं बताया गया। इस नाते हम छोटी छोटी चीज़ों पर, जिनका सवाल नहीं होना चाहिए, उन पर हम शंका करने लगते हैं, लोग भी शंका करने लगते हैं। अब समझिए जरा इस बात को। मैं चूंकि इस नाते कह रहा हूँ कि कम से कम देश के 4-6 हिंदी के विद्वानों में धोखे से ही सही मेरा नाम है, और मेरी किताबें हैं हिंदी भाषा को, व्याकरण को, इन सारी चीज़ों को लेकर, शब्दकोश को लेकर। तो इस नाते मैं एक आधिकारिक विद्वान के तौर पर बात रखने का हकदार भी हूँ। इस नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू का फ़र्क क्या है। उस लड़की ने हालांकि एक बात बताई, उसको ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना उसने बताया कि भाई मैं हिंदी बोल रही, तो हिंदी उर्दू में तो कोई फ़र्क लगता नहीं ज़्यादा, केवल कुछ लफ्ज़ का फ़र्क है कि जैसे लफ्ज़ है उसको शब्द कह देते हैं, या यहाँ थोड़ा सा दूसरे ढंग से शब्दों का इस्तेमाल होता है, दूसरे ढंग से शब्दों का इस्तेमाल हो, बस इतना सा फ़र्क, बाकी चीज़ें वही दिखती हैं। पाकिस्तान के लोगों को आप बात करते हुए देखिए तो आपको सारी बातें समझ में आती हैं, कहीं कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। फ़र्क हिंदी और उर्दू में सिर्फ इतना है कि उर्दू में अरबी फ़ारसी के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, सलाम वालेकुम आप कहने लगते हैं, और हिंदी में आप नमस्ते करने लगते हैं, जय श्री राम कहने लगते हैं, राम राम कहने लगते हैं। शब्द यहाँ जो है भारतीय भाषा और भाषाएं और बोलियाँ जो हैं वहाँ से आती हैं, संस्कृत वगैरह के शब्द ज़्यादा हो जाते हैं तो हम हिंदी कहने लगते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हिंदी और उर्दू दरअसल 2 भाषाएं हैं ही नहीं। भाषा को हमेशा व्याकरण की वजह से अलग माना जाता है, लिपि से भाषा अलग नहीं होती। हिंदी को आप कई लिपियों में लिख दीजिए, आप रोमन में लिखने लगते हैं, मोबाइल वगैरह के ज़माने में हम रोमन में हिंदी लिख देते हैं, कई और दूसरे में आप लिख सकते हैं। इसके नाते हिंदी अंग्रेजी नहीं हो जाएगी। तो लिपि की वजह से हिंदी उर्दू की लिपि अलग है, लेकिन लिपि की वजह से भाषा की बुनियाद अलग नहीं हो जाती। भाषा अलग होती है व्याकरण की वजह से, और व्याकरण हिंदी उर्दू दोनों का बराबर है, एक जैसा व्याकरण। केवल बहुवचन के शब्द, वो भी जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं, वहाँ बहुवचन जो है उनके हिसाब से इस्तेमाल होता है उर्दू में। जैसे कागज़ है तो वहाँ कागजात होगा, हालत है हालात हो जाएगा। इस तरह से
तो जवाहर है जवाहरात हो जाएगा, ये है। लेकिन और हिंदी में जो है अगर कागज है तो उसका बहुवचन बनेगा कागजों। हम भी हालांकि उनके हिसाब से हम कागजात भी इस्तेमाल करने लगे हैं, हालात भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि यहाँ के हालात बड़े बुरे हैं, तो लेकिन हमको बहुवचन बनाना तो हमारे व्याकरण के हिसाब से बनेगा। उर्दू में फारसी अरबी के हिसाब से हम बहुवचन इस्तेमाल करते हैं, इतना सा फर्क है। अब यहाँ बुनियादी बात ये समझने की है, इस बहाने आप भाषा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को उर्दू से हिंदी में जाने के लिए या हिंदी से उर्दू में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, बस 200-250 शब्द। हिंदी वाला व्यक्ति अगर 200-250 शब्द बोल चाल के उर्दू वाले रट ले तो बड़े आराम से कुछ दिन में उर्दू स्टाइल का बोलने लगेगा। इसी तरह से उर्दू वाला हिंदी के 200-250 शब्द जान ले तो वो भी हिंदी जैसा बोलने लगेगा। पाकिस्तान का आदमी हिंदी जैसा लगेगा कि आप ही की तरह बात कर रहा है, ये ज़्यादा अंतर नहीं है। 200-250 का मतलब क्या है, एक पेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 पृष्ठ, कितना समय लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। बहुत ढिलाई करता है, 5-5 महीने केवल समय दे तो भी बहुत लगेगा, 6 महीने लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और एक विद्वान और साधारण सामान्य आदमी में जो फर्क होता है वह भी सिर्फ 2 से 2500 या 3000 शब्दों का होता है। मतलब अगर आपको विद्वान दिखना है कि मैं ज़्यादा ही जानता हूँ तो आप कुछ नहीं 5-5, 10-10 मिनट साल भर लगा दीजिए, बहुत ढिलाई कीजिए तो 2 साल लगा दीजिए, 2-2500-3000 शब्द अतिरिक्त जान लीजिए तो आप विद्वान दिखाई देने लगेंगे, आपको लगेगा मैं कुछ विशिष्ट हो गया हूँ। तो ये है भाषा का खेल, बहुत आसान है सीखना, मुश्किल नहीं है। और तब जबकि हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क है नहीं। इस नाते सीमा हैदर का ये मसला कि साहब बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, ये अगर हमको हिंदी की बुनियाद के बारे में पता होता तो ये सवाल हम करते ही नहीं, हमारे चैनल वाले नहीं करते। इसी तरह से दूसरा सवाल जो आता है कि साहब इतने आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान की 5वीं पढ़ी एक महिला, 5वीं पर भी शक है कि उतना भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसने ही कहा कि घर में ही उसको पढ़ाया गया, जो सरकारी पढ़ाने वाले जो भी आते थे, जिस तरह से भी वहाँ का तरीका चलता, वहाँ की व्यवस्था चलती। तो ऐसे में इतनी व्यवस्थित तरीके से कैसे बात कर रही है, इतने आत्मविश्वास से कैसे बात कर रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? जरूर ये सिखाई गई है, ये एक्टिंग बहुत शानदार कर रही है, इसको सिखाया गया है जासूस। अब यहाँ समझ लीजिए आप, अगर इसको मान लें कि एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रही है, तो मानना पड़ेगा कि ये संसार की सबसे अच्छी अभिनेत्री है। ऐसा अगर मैं ये कह रहा हूँ तो उसकी वजह है क्योंकि मेरा भी फिल्मी दुनिया के ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों से तो रिश्ता है ही, मेरे कुछ सिखाए पढ़ाए भी वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और लोगों से रिश्ते हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्म बनाते हैं। और वहाँ का जुग्राफिया, अभिनय वगैरह का थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है। मुझे भले अभिनय नहीं आता, मैं कभी इस तरह का उसमें रहा भी नहीं, लेकिन पता है चूँकि चीज़ों को मैंने देखा है। आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, मनोज बाजपेयी हो, आशुतोष राणा हो, बड़े से बड़े आशीष विद्यार्थी हो, ये सब जो भी बड़े बड़े अभिनेता हैं जिनको हम कहते हैं शानदार अभिनय करते हैं, इनके बारे में भी सच ये है कि एक एक शॉट ओके होने के लिए कम से कम 10-10, 20-20 रीटेक देने पड़ते हैं। कई बार एक शॉट के लिए पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बार बार रीटेक देने पड़ते हैं, तब जाके ओके होता है। फिर भी बाद में हम समीक्षाएं करते हैं कि यहाँ अमिताभ बच्चन ठीक से काम नहीं कर पाए, यहाँ फलाने ने बहुत अच्छा काम किया, ये हम इसके बाद विश्लेषण करते हैं। ऐसी स्थिति में एक लड़की पाकिस्तान की 24 घंटे जो घिरी हुई है, खाने पीने का ठीक से उसके पास समय नहीं निकल पा रहा है, मीडिया घेरे हुए है, जनता घेरे हुए है, दूसरी तरफ सरकार के महकमे एटीएस और पुलिस अपनी पूछताछ में जुटी हुई है, फिर भी वो बिना हिचके एक व्यवस्थित तरीके से आत्मविश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना कोई रीटेक दिए शॉट पे शॉट ओके करते जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई गलती नहीं, 24 घंटे अभिनय उसका परफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि संसार की सबसे अच्छी अभिनेत्री वही है, बल्कि तो मानना पड़ेगा अभिनय की देवी का साक्षात अवतार है वो, अगर मान लिया जाए कि वो अभिनय कर रही है। तो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है
कि भाई ये अभिनय है ही नहीं, सवाल ही नहीं अभिनय का। बहुत सहज ढंग से, और उसने कहा भी, वो मानती भी है, उसी हिम्मत के साथ शायद यहाँ आ भी पाई। वो मानती है कि अगर वो सच के ऊपर खड़ी है, सच्चाई से बात कर रही है, तो वो उसका असर होगा या वही उसका साथ देगा। हिम्मत से अपनी बात कह रही है, तो इसमें कोई समस्या है ही नहीं, और सोचने की बात नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है या सिखाई गई है या कुछ और है या जासूस जैसी स्थिति है। दूसरी बात ये भी समझने की है कि कोई भी जासूस होगा तो आप खुद समझिए, एक साधारण आदमी भी सोच सकता है कि जासूस सबसे पहले क्या करता है। उसको दुनिया भर में जो जासूसी के प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। यही ना कि कहीं भी जाए तो सबसे पहले किसी भी हाल में उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वो लोगों के बीच में घुल मिल जाए, जानकारियां निकाल ले, लेकिन उसके बारे में कोई न जान पाए। और यहाँ तो वो अपना सारे दस्तावेज साथ लेके चल रही है। नेपाल तक बाकायदा वैध रूप से आई है। नेपाल से भारत आने के लिए वैध अवैध का सवाल ही नहीं है, केवल बस में बैठना होता है, टिकट लेना होता है। तो अगर वो जासूस होती, उसको पता है कि नेपाल से भारत आने में मुझे कोई समस्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नेपाल में ही अपने वीज़ा, पासपोर्ट, जितना भी दस्तावेज है वहीं वो ख़त्म कर देती, समाप्त कर देती, ताकि कोई भारत में जान ही ना पाए कि पाकिस्तान की कहाँ थी। तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी विरासत या अपनी धरोहर, अपनी चीज़ें संभाल के रखनी थी, जो बाद में उसको लगता है कि उसका साथ देंगी, काम आएंगी, तो वो सब कुछ साथ लेके चलती है। तो ये साधारण सी बुद्धि से समझ में आना चाहिए कि ये लड़की जासूस होने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। और दूसरा ये है कि लोगों ने कहा कि साहब चैनलों पर खूब चला कि बार बार बयान बदल रही है, इस नाते शक गहराता जा रहा है, ये ATS के सामने, इसके सामने बार बार बयान बदलना, कुछ बदलना, ये सारी चीज़ें, या मीडिया के सामने बार बार बयान बदल रही है। आप ज़रा सोचिए, अगर बार बार बयान बदल रही होती तो कौन सा मीडिया है पीछे रहता उसकी क्लिप दिखाने में। हर टीवी चैनल पे ये क्लिप दिखती कि यहाँ ये बयान बोल रही है और दूसरी जगह पे कुछ और बोल रही है। लेकिन एक भी क्लिप उसका नहीं है, सीमा हैदर का, जिसमें वो बयान बदलते हुए दिखाई दे रही हो या साबित होता हो। बयान उसने शुरू से अंत तक कभी नहीं बदला। अब लोग इस बात को, काफ़ी लोग समझना शुरू कर रहे हैं कि हाँ भाई, वास्तव में उसने बयान नहीं बदला है, ये मीडिया ने जानबूझ के या बिल्कुल झूठी खबर चलाई है। तो ये स्थितियाँ हैं। उससे कहा गया कि नमाज और कलमा नहीं आता है, बार बार चलाया गया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक चैनल में नाम भी ले दूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अब सैकड़ों में एक का नाम लेना बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं देख रहा था इतनी गंदी रिपोर्टिंग कि एक तो 10 आरोप उसने झूठे पहले लगा दिए, बार बार बयान बदलने से लेके जाने क्या क्या। इसके बाद उसने कहा क्या आपको बिठाया और 4-6 ऐसे लोगों को वहाँ बिठाया। एक तो मुझे शर्म आ रही है कि अगर भारत में जासूसी का प्रशिक्षण ऐसे ही होता है तो इस देश का तो मुश्किल है। इतने टोपी पहन लिया और टीवी पर आ गए, 4 लाइन बोलना आ गया, जासूसी की बुनियाद नहीं पता है, ऐसे लोगों को जासूस के रूप में खड़ा करके उनसे विश्लेषण करवाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। इतनी मूर्खतापूर्ण वो सज्जन बात कर रहे थे, लेकिन उसकी बात छोड़िए। अभी तो ये कि इन्होंने पूछा, एंकर ने पूछा कि आपको नमाज पढ़ना आता है, कलमा आता है? तो इसने कहा ऐसा है, मैंने हिंदू धर्म पूरे मन से स्वीकार कर लिया है, तो अब मैं ये नमाज और कलमा नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन अगर आपको सुनना है तो मैं सुना दूँ। अब इतना सुनते ही इन्होंने उसको रोक दिया, बोलने ही नहीं दिया, और बस चिल्लाना शुरू कर दिया कि इनको नमाज कलमा आता ही नहीं, इनको नमाज कलमा आता ही नहीं। भाई रे, आपको पूछना चाहिए कि आप कह रही हैं तो ठीक है, एक बार सुना दीजिए, अगर आता है तो सुना दीजिए, सुन लिया होता। लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ तो सनसनी पैदा करनी है, इस नाते बात ही नहीं सुननी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह से है। ये कहा गया कि एक महिला, 4 बच्चों की माँ, उसको कहाँ से वक्त मिल जाएगा PUBG खेलने का। ये हर आदमी ये सवाल करता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात सिखाई गई। भाई, ये लोग अपने घरों में नहीं देखते ध्यान से। आप अपने घर में देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, पता चलेगा कई बच्चों की माएँ घंटों घंटों सहेलियों से फ़ोन पर बात करती हैं, तो क्या समय कैसे निकलता होगा। कई महिलाएं ऐसी हमने देखी हैं, आप भी देखते होंगे, जो सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहती हैं, घर का पूरा काम करते हुए, निपटाते हुए, बच्चों को संभालते हुए। मेरे खुद फेसबुक पर ऐसी कई महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी लेखिकाएं हैं, उनके बच्चे हैं, पूरा घर संभालती हैं, फिर भी शानदार टिप्पणियां लिखती हैं, शानदार लेख लिखती हैं और सोशल मीडिया पर पर्याप्त समय निकाल लेती हैं।
तो आप जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस चीज़ के लिए आप समय निकाल लेते हैं, ये स्थितियां लोग बना लेते हैं, ये कोई ताज्जुब नहीं है। आजकल लोग बच्चों के हाथ में 2-4 मोबाइल, 4-6 बच्चे हैं, 2 मोबाइल थमा दिया, 1 मोबाइल थमा दिया, बच्चे मोबाइल में लगे पड़े हैं और माँ पिता जो है वो अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो ऐसी कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं कि पबजी ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, पुरानी पीढ़ी वाले बहुत कम जानते हैं, तो उनको भी ताज्जुब होता है ये पबजी कहाँ से आ गया, क्या हो गया, इससे भला कौन सा प्रेम हो जाता है, ये वो। तो यहाँ ये भी समझने की बात है कि भाई प्रेम के लिए पबजी हो या कुछ और, उसके लिए आप पैमाने नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि गांव की गलियों में घूमते हुए ही प्रेम हो सकता है, या सरसों की उस पीले खेत में ही घूमने पर प्रेम होता है। प्रेम का पैमाना क्या होगा ये तो हम आप नहीं तय कर सकते। कहाँ से रिश्ते बने, कहाँ से परिचय हुआ, कहाँ से किसका प्रेम शुरू हो गया, कहाँ किससे दिल लग गया, ये हम आप नहीं तय कर सकते। तो ठीक है, पबजी को हम लोग कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानते हैं कि पीढ़ी का समय बर्बाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, कई चीज़ों से कई गड़बड़ियाँ भी होती हैं, अलग सवाल है। लेकिन अगर वहाँ से कोई संबंध बनता है, कोई विश्वास पैदा होता है, तो प्रेम तो पैदा हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। यहीं पर यह भी सवाल उठ जाता है कि झिंगुर जैसा सचिन, बकलोल जैसा सचिन, इससे भला कि कोई लड़की कैसे प्रेम कर लेगी, ये कई लोग और यहाँ के भी लोग, तो ऐसे लोगों पर थोड़ा तरस खाना चाहिए। आप ज़रा सोचिए, अजीब सा लगता है, फिल्मों ने और सीरियलों ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे लगता है कि प्रेम सिर्फ खूबसूरत लोगों के ही बीच का काम है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इस बकलोल या बदसूरत से, झिंगुर जैसे सचिन से प्रेम संभव नहीं है किसी का, दरअसल दूसरे रूप में वो ये कह रहे हैं कि प्रेम सिर्फ खूबसूरत लोगों से ही हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर यह भी हमें कहना चाहिए कि प्रेम कोई दिल विल की चीज़ नहीं है, शुद्ध दैहिक है। ऐसे आप इस मुद्दे से बाहर जाके तर्क करें तो साधारण आदमी भी तर्क करता है कि प्रेम तो दिल की चीज़ है, प्रेम आत्मा की चीज़ है। प्रेम, सच्चा प्रेम जो है वो चेहरा नहीं देखता। गाना बन गया है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये तो खैर फिल्मी गाना है, लेकिन फिर भी हमारा तर्क होता है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी ये तर्क होता है कि प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब दिल की चीज़ें हैं और दिल की गहराई में उतरती हैं, तभी वो सच्ची होती हैं। चेहरे वाला प्रेम, दैहिक प्रेम ज़्यादा दिन तक ठीक से टिक नहीं पाता। तो अगर हम ये कहते हैं कि साहब सचिन से प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं है, तो दूसरे रूप में हम ये कहना चाहते हैं करोड़ों करोड़ लोग जो सचिन जैसे हैं उनका प्रेम करने का कोई हक नहीं है। एक तरह से उनका अपमान है, क्योंकि चेहरा, शरीर, देह, ये सब प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है, जिसको आप कहें उसने दिया, हमारा खुद का बनाया हुआ। तो ये बातें भी समझने की बात है। इसी तरह से और चीज़ें हैं कि 6 पासपोर्ट की बात जो है वो बात सब उजागर हो गई है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कल ही जब मुझे ये बात सुनने को फिर भी मिली, तो इसका मतलब लोगों में वो भ्रम अभी तक बना हुआ है। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग चूंकि विदेश यात्राएं नहीं करते, उनको पासपोर्ट उन्होंने देखा नहीं है, बनवाया नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि परिवार कितना भी बड़ा हो, कितने भी बच्चे हों, पासपोर्ट तो एक ही होना चाहिए। ये अजीब सा भ्रम है। तो इस नाते मीडिया लोगों की जो उनका अज्ञान है उसका फ़ायदा लेके सनसनी फैला दी। अब 6 पासपोर्ट, सीधी सी बात है, 4 बच्चे हैं, विदेश उनको जाना है तो 4 तो उनके बनाने ही पड़ेंगे। 4 पासपोर्ट वही होंगे, एक उसका खुद का और एक जो है उसका निरस्त हो चुका, चूंकि शादी के पहले आधे नाम का बना हुआ। तो बात साफ है। 3 आधार कार्ड पकड़े गए, फर्जी, जाने क्या क्या। आप सोचिए, जानबूझ के झूठी खबर, सनसनी, और उससे लोगों का मन खराब किया और उसके खिलाफ माहौल बनाया गया। शिनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, उसने बताया कि उसके पिता का, उसका एक परिवार का 3 उसके पास है शिनाख्ती कार्ड। हमने उसको आधार कार्ड कह के जाने क्या शोर मचाया। तो ये सब बातें हैं कि दुबई, सरजा, नेपाल, इतना वो करते हुए कहाँ बार डांसर, कहाँ क्या। ये जब रूट ही वही है, रास्ता ही वही है दुबई होते हुए नेपाल आने का, फिर हिंदुस्तान आने का, तो चारा क्या है? किसी को भी आना पड़ेगा तो वैसे ही आना पड़ेगा। और वो कह ही रही कि दुबई से बाहर निकल, दुबई के एयरपोर्ट से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं था, अंदर अंदर ही रही। तो लेकिन कुछ भी शोर मचा के कुछ भी गलतफहमी हम फैला देते हैं इस तरह से। सेना में मेजर होने की बात कह दी गई। एक लड़की का फोटो ले आए कहीं से जो वास्तव में सेना में ही है, और मज़ा ये है कि वो सीरियल में काम भी कर चुकी है।
उसका फ़ोटो ला के चिपका दिया कि ये तो सीमा हैदर का ही फ़ोटो है और ये सेना में मेजर है, ये ISI की ही सिखाई हुई प्रशिक्षित की हुई है। तो इस तरह से चीज़ें, उसका भाई सेना में है, उसने न बताया होता तो कोई जान भी ना पाता उसका भाई सेना में है। उसने बताया कि साधारण सा सिपाही है, अभी जल्दी ही वो भर्ती हुआ है, अभी ट्रेनिंग का उसका वो चल रहा है। दूर का कोई रिश्तेदार चाचा सेना में है, अरे हमारे दूर के रिश्तेदार जाने कहाँ कहाँ होते हैं। हम बहुत अच्छे आदमी हो, दूर का कोई रिश्तेदार दुष्ट हो, इसका मतलब नहीं हो गया कि हमारा दुष्टों से वो हो गया, उन्हीं से हम रिश्ते रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आसान सी, जिनको नहीं ज़्यादा महत्व देने की बात ही नहीं थी। हम जानते हैं इसी हिंदुस्तान में जुलाई के महीने में जन्मदिन मनाने की बिल्कुल बहार आ जाती है। काफ़ी लोग, पुराने लोगों के जन्मदिन अक्सर जुलाई में काफ़ी लोगों को मिल जाते हैं। तो वजह क्या है कि जुलाई में स्कूल खुलते थे, तो जुलाई में बच्चों के नाम लिखाए जाते थे, तो जो लोगों को याद रहता था 2-4 साल इधर उधर जो भी याद आ गया वही लिखवा दिया, वही जन्मदिन हो गया। तो ये 2-4 साल जन्मदिन में हेर फेर तो हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में तो होता ही होता है 4-5 साल 6 साल कुछ भी कम लिखाने का। तो उम्र का सवाल जो कि दस्तावेज में उसके कुछ है, बताती कुछ है, तो भाई अगर उसको जासूसी करना होता तो वही बताती ना जो दस्तावेज में है, काहे को इधर उधर बताती। तो कई चीज़ें हैं इसको समझने की। और यहाँ तक कहा गया कि उसने साफ सोशल मीडिया पर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये चैनलों ने चलाया उल जलूल कहाँ कहाँ से लाके, बिना जांचे परखे, केवल मौका मिल जाए सनसनी फैलाने का कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, सेना के लोगों को भेजा। इसका मतलब वो यहाँ जाना चाहती थी। पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की ही थी तो सचिन को पटाने की क्या ज़रूरत थी, खूबसूरत सी लड़की थी। सब लड़कियाँ यही करती हैं जो जासूसी के काम में होती हैं, किसी सेना के अधिकारी को, किसी बड़े अफसर को या किसी नेता को, ऐसे लोगों को फंसाती जहाँ से सूचनाएँ मिल सकती। लेकिन ये, और दूसरा उसने साफ कहा कि फेसबुक तो उसने कभी ज़िंदगी में चलाया ही नहीं, बाद में उसके नाम पे सैकड़ों लोग बना लें डुप्लीकेट, वो जाहिर सी बात है, नाम हो गया तो तमाम लोगों ने चैनल बना लिए, तमाम लोगों ने कई तरह के अकाउंट खोल लिए। अब कोई कुछ भी, तमाम लोग तो उसके नाम पे पैसा भी मांगने लगे और लोग देने भी लगे। तो जो बातें साफ हैं, और ATS ने जांच में ये नहीं कहा कि इससे सब फर्जी हैं, और फर्जी अगर होते तो ATS का जो काम करने का तरीका है, हम आप जानते हैं इस देश में रहते हुए, ज़रा भी कहीं अगर शंका होती तो सबसे पहले तो वो छोड़ती ही नहीं, उसको घर में न जाने देती, तुरंत गिरफ्तार कर लेती। लेकिन उसने पूछताछ करते हुए, जांच जारी है, फिर भी उसने रहने की इजाज़त दी और स्वतंत्रतापूर्वक उसको ले जाके उसके घर पे छोड़ा। तो यहीं से संकेत समझना चाहिए कि कहीं कुछ मसला नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो कई चीज़ें हैं, इसी तरह से और भी है। जैसे एक तर्क ये दिया गया कि साहब वो अपने हवस की मारी थी, वो यहाँ इस नाते सचिन को फंसा के वो आ गई। अब सवाल ये है कि आप खुद सोचिए, अगर हवस की ही उसकी भूख थी तो सचिन ही मिला था उसको। पाकिस्तान में तो और आसान था, वहाँ तो 1-1, 4-4 शादियाँ, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं। आप उसके मामले में आप जानते हैं किस तरह से बच्चियों के साथ होता है और सब चीज़ें होती हैं। वहाँ हवस का मामला पूरा करना भारत की तुलना में बेहद आसान। तो ये बातें समझने की है। मैंने कुछ वो रखा है कि असलियत क्या है और इसके पीछे झूठ क्या फैलाया गया है। और मेरा निवेदन यही है कि कम से कम हमारे चैनल, मैं मीडिया का ही व्यक्ति हूँ, तो एक अपील ही कर सकता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों पर एक संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। और एक व्यक्ति है, उसकी कोई इज्जत है, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी हो, बेटी तो है दुश्मन की ही सही, केवल दुश्मन की बेटी होने के नाते वो दुश्मन नहीं हो जाती। हम धर्म युद्ध वाले देश के लोग हैं। हमारे यहाँ शाम होती है, एक समय होता है, शंखनाद हो जाता है और युद्ध शुरू होता है या बंद कर दिया जाता है, और दुश्मन के भी कैंप में जाके लोग बात करने लगते हैं, उस संस्कृति वाले लोग। लेकिन मैं नहीं कहता कि आज का ज़माना वैसा है, आज का ज़माना तो धोखा देने वाला है, लेकिन केवल इसलिए कि पाकिस्तान की है इस नाते वो दुश्मन हो गई, तो ये बात तो सही नहीं है। इसी तरह से तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर वो सही है तो उसको सम्मान, इज्जत देने की ज़रूरत है, और गलत है तो गलती के लिए तो सज़ा मिलनी चाहिए। अब एक बात ज़रूर है कि मुझे जो लगता है अपने हिसाब से, कल को वो गलत अगर निकलती है तो मैं कहूँगा कि हाँ, सज़ा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई इस तरह से। लेकिन जैसा कि अगर वो सही निकली
तो मुझे लगता है कि एक दो बातें समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो बहुत सारे लोगों ने एकदम ज़िद पकड़ ली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बार जब मान लेते हैं कि ये दुष्ट है, जासूस है, दुश्मन है, तो दोबारा हमको स्वीकार करने में मुश्किल होती है कि ये सही है। ये हमको संस्कार ऐसा दिया गया है कि हम सहज नहीं रह पाते। एक बार हमने कह दिया कि नहीं ये जासूस है, तो हम उसको किसी भी तरह से साबित करना चाहते हैं। यही चैनलों के साथ हुआ है। यही चैनलों पर जो लोग आए हैं, कुछ तो ऐसी आई हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग थे, इनके सूद जैसे बहुत ही समझदार लोग थे जिनको ज़्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा था, और भी कई लोग थे बहुत अच्छे से इज्जत से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक बार कह दिया तो अब उनके लिए परेशानी है कैसे वो कह दें कि नहीं हम गलत थे। उनको तो अपनी ही बात किसी भी तरह से सही साबित करनी है। कुछ तो ऐसी महिलाएं जैसे उनको लगा कि मेरी कोई सौत आ गई है और सौतिया डाह वाली स्थिति दिखाई दे रही। तो ये स्थितियां हैं, ऐसे में थोड़ा सहज होना चाहिए, सोचना चाहिए। अब वो हमारे गिरफ्त में है, उसका चेहरा पूरा देश जान चुका है। जासूस अगर होगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। जासूस तो हमेशा छिप के काम करने की स्थिति उसकी रहती है, तो ये तो कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि कहीं से एहसास नहीं होता कि ये वास्तव में, आप सहज ढंग से देखें तो जासूस का तो मसला नहीं है। हाँ, एक लड़की पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो मुझे महसूस होता है, जो मैं एहसास करने की कोशिश करता हूँ, तो वो रहस्य जो समझ में आता है वो ये है कि पाकिस्तान जैसा देश है, हम सब जानते हैं, वहाँ अगर कोई लड़की कोई लड़का सोशल मीडिया के ज़रिए उसका दिमाग खुलने लगे, ख़ास तौर से लड़की का, तो जाहिर है और समझदार हो, सोचती हो, चीज़ों को थोड़ा संतुलन जो सीमा में दिखता है कि उसमें समझदारी है, ऐसी लड़की का जब दिमाग खुलेगा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह के ज़रिए, तो जाहिर है उसको एहसास होगा कि मैं किसी कैद खाने में हूँ। पाकिस्तान किसी कैद खाने से कम नहीं लगेगा। वहाँ आज़ादी उतनी नहीं है, हम सब जानते हैं। जो थोड़ी थाड़ी आज़ादी वहाँ यहाँ हम देखते हैं वीडियो वगैरह में, बाज़ारों में घूमते हुए, वो वास्तव में एकदम वैसी नहीं है। वो कुछ स्थितियों में, बाकी तो स्थिति है ज़रा सी गलती पर आपका गला उतार दिया जाएगा, वो चीज़ें होती हैं। बहुत सारी खबरें सामने नहीं आती, और वो जिस समाज की है, जिस इलाके की है, वहाँ तो और बुरी स्थिति है। तो जाहिर है उसमें एक तड़प होगी, एक कसक होगी कि किस तरह से इस कैद खाने से मैं बाहर निकलूँ। वैसे में भारत तो उसके लिए स्वर्ग दिखाई देगा। हम ही आप जानते हैं कि जब हम किसी अमेरिका या किसी इंग्लैंड के आदमी से हमारी दोस्ती हो जाए, परिचय हो जाए, तो हम अपने मित्रों को बताते हैं कि मेरा फलाने अमेरिकन से, इतने अच्छे आदमी से मेरा परिचय हो गया, अमेरिका के आदमी से परिचय हो गया, या मेरा दोस्त है। तो जाहिर है भारत की जो तस्वीर दिख रही है और निरंतर अच्छी बन रही है, और ख़ास तौर से ये कुछ भी हो, कोई विरोध करे, समर्थन करे, अलग बात है, लेकिन ये सच है, मोदी जी और योगी जी, ये जो दो ऐसे नेता हमारे देश को मिले हैं, तो इनकी वजह से कई चीज़ें तो बदली हैं। कुछ गलतियां भी इनकी होंगी, वो अलग सवाल है, लेकिन ऐसी खूबियां हुई हैं कि भारत की इज्जत, भारत की शान दुनिया भर में अब पहचानी जा रही है और देखी जा रही है। ये स्थिति बनी है। तो ऐसे में एक लड़की वहाँ बैठी हुई पबजी के जरिए अगर भारत के किसी लड़के से दोस्ती हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा लगेगा। और अच्छे में भारतीय संस्कृति का भी इस समय जो दुनिया भर में कुछ प्रसार हुआ है या लोगों ने जानना शुरू किया है, तो कोई भी हो, हिंदुस्तानी संस्कृति को आमतौर पे ये मानता है कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है, दया, करुणा, क्षमा की कल्पना वाले लोग हैं, वैसी आस्था वाले लोग हैं। तो भारत के लड़के से उसकी दोस्ती होती है, और जिस तरह से ये बात करता है, ठीक है बात ये बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जब आपस में करता होगा तब तो कायदे से करता होगा। कई लोग कैमरे पे नहीं कर पाते, मैं ही नहीं बहुत ज़्यादा कर पाता। तो वो लड़का सचिन जो है, वो कहती भी है कि ये सामने तो भले नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बहुत बोलता है, ऐसा नहीं कम बोलता है, लेकिन ठीक है जैसा भी हो। उसमें एक चीज़ साफ दिखी, आप देखिए, जब नेपाल में आके और जब उसने कहा कि बच्चों को चाचा चाची या जो भी है उनके पास छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, और हिंदुस्तान आने की बात करती है, तो ये लड़का बहुत साफ कहता है कि नहीं, बच्चे बिना माँ के परेशान होंगे, और तुम जाओ बच्चों को लेके आओ और तब हिंदुस्तान में आओ। तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी एक लड़की, आजकल का जो ज़माना है हम देख रहे हैं, लोग बच्चों को कहीं भी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और प्रेमी के साथ फरार हो जाते हैं। ऐसे युग में एक लड़का जब ये जिम्मेदारी के साथ कहता है, तो जाहिर है उस लड़की के मन में कितनी बड़ी आस्था जगी होगी भारत के लोगों के प्रति। उसको लगा होगा कि सचमुच भारतीय संस्कृति महान है, हिंदुत्व के प्रति उसकी आस्था जगी होगी, वो हिंदुत्व जो समरसता की बात करता है।
मैं तालिबानी टाइप वाले हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उसमें ये आस्था, ये विश्वास, इसके प्रति वो चीज़, और एक लड़का ऐसा कह रहा तो ये प्रेम जैसी चीज़ वहाँ से निकलती है। तो वो इसके नाते उस हिम्मत के साथ आ गई, नहीं जरा सी चीज़ में वो टूट जाती और सोच लेती कि चलो खुद को बचने के लिए सचिन को बुरा भला कहना शुरू कर दो, लेकिन नहीं, उसने हर चीज़ पे उसका हाथ थामे रखा। तो बात यह है कि मुझे उस लड़की में ईमानदारी दिखाई देती है और उसमें हमारी संस्कृति के प्रति एक आस्था दिखाई देती है, और उसके लिए मैं शर्म नहीं, उस पर गर्व करने की बात सोचता हूँ। उस स्त्री का, उस लड़की का, उस महिला का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो बाहर की है। बल्कि उसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसी एक महिला, एक लड़की जो 4 बच्चों के साथ आ गई है, अगर उसमें ये चीज़ है, हम देख रहे हैं उसमें सीखने की प्रतिभा है, तो अगर हमें सज़ा भी देना हो कि भाई चलो उसमें अवैध रूप से प्रवेश किया है, एक मुद्दे पर आकर कि उसने अवैध प्रवेश किया है। हालांकि संविधान के बारे में मैं मानता हूँ ये कोई संवेदनहीन चीज़ नहीं। हम अक्सर कह देते हैं कानून अंधा होता है, कानून को अंधा हमने बनाया है। कानून क्या है? वो तो किताब है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। हम चाहें तो उसको जीवंत बना दें, चाहे तो उसको मुर्दा बना दें, चाहे उसमें संवेदना भर दें या उसको संवेदनहीन कर दें। और संविधान बनाने वाले इस देश के जो लोग थे वो संवेदनशील लोग थे। आप सोचिए, सीमा और सचिन का मसला अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने आया होता तो वो क्या करते? एहसास करने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी के सामने आया होता ये मुद्दा तो वो क्या फैसला देते? मैं यहाँ तक कहता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह के सामने आया होता तो वो क्या फैसला देते? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के जो दार्शनिक थे उनके सामने आया होता क्या करते? जेपी के सामने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने ये मुद्दा आया होता तो वो क्या करते? कोई भी सहज आदमी, चूंकि मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहा। बचपन में ही 6वीं 7वीं में था, B.R. नंदा की गांधी की जीवनी पढ़ने को मिल गई थी। उसके बाद मैंने जिद पकड़ ली, तो मैं ज़्यादा समय आज भी बाहर निकलता हूँ तो मुझे लोग कुर्ते में ही देखते हैं, खादी का कुर्ता या खादी का कपड़ा। यहाँ मैं ठीक है घर में कैसे भी पहन के बैठ जाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा समय वही पहनने लगा, मेरी आदत में आ गया, मुझे वो चीज़ पैदा हो। तो मैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहा हूँ अपने सामाजिक जीवन में और चीज़ों में। तो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि अगर इन लोगों के सामने ये चीज़ आई होती तो बड़े आराम से, सहज ढंग से आशीर्वाद देते, स्वीकार करते। हाँ, सज़ा ही देनी होती तो कोई ऐसी चीज़ सीखने को बोल देते जिससे देश का भला होगा। आज भी हम ये कर सकते हैं कि अगर उसको सज़ा ही देनी हो तो ये कह सकते हैं कि चलो भाई हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे गरीब बच्चों को कुछ पढ़ाएगी जो इसको आता है, या कोई और चीज़ करेगी, या कोई ऐसा काम करेगी जिससे देश का वो हो सकता है, या हम उसको कुछ सीखने के लिए कह सकते हैं कि एक सीखने की प्रतिभा उसमें दिखती है तो कुछ चीज़ सिखा सकते हैं जिससे समाज का कोई भला हो सकता है। और वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है, वो हर चीज़ के लिए तैयार है, हर तरह की जांच कराने के लिए तैयार है। लेकिन एक स्त्री को इस तरह से उसकी वेदना को कुरेदना, कष्ट देना, तकलीफ देना, गलत खबरें चलाकर एक देश जिस पर उसने भरोसा किया कि यहाँ मुझे आज़ादी मिलेगी, यहाँ मैं इज्जत से रह पाऊँगी, अपने मन के कुछ काम कर पाऊँगी, ऐसे देश में आने के बाद उसका विश्वास टूटे तो दरअसल एक व्यक्ति का विश्वास टूटना नहीं है, ये हमारा खुद से भरोसा खत्म करना है। ये हमारे देश की सभ्यता की बात है, संस्कृति की बात है। मैं दरअसल मूल भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात कर रहा हूँ, भारतीयता की बात कर रहा हूँ कि हमको अपना समाज अपनी विशेषताओं पर बनाना है। इस नाते ऐसे मामलों पर जो भले ही हल्के मामले हों लेकिन अब गंभीर हो गए हैं, इस बहाने हमें सोचना चाहिए कि हमें जिसको हम रामराज्य कहते हैं उस तरफ जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। इस तरह से रामराज्य नहीं आएगा। रामराज्य आएगा क्षमा, दया, करुणा, इन सब चीज़ों से आएगा जब हम चीज़ों को सच सच एहसास करेंगे और सच का व्यवहार करेंगे। जिद के लिए नहीं, किसी को यूं ही दुश्मन बना देना बिना किसी प्रमाण, बिना किसी सबूत के, तो ये मेरे ख्याल से सही चीज़ नहीं होगी। तो आज मैंने इस तरह की कुछ बात आपसे इस नाते की, और भी चीज़ें होंगी, और भी बात हम कर सकते हैं। इसके सहारे कई और मुद्दे भी निकलते हैं, उन पर भी धीरे धीरे बात कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आगे भी कुछ बात करूँ। आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।